हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने लूसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज़ स्टार्ट की थी। लूसेंट सामान्य ज्ञान में मैंने हिस्ट्री वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया था और हम पॉलिटी पर आगे बढ़े थे। कुछ समय तक वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन लोगों की जो स्टूडेंट ने पुराने वीडियो देखे हुए थे उनकी डिमांड थी कि सर आप आगे भी कंटिन्यू करिए। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए और वीडियोस को भी काफ़ी लोगों ने देखा हुआ, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज से मैं एक नई सीरीज़ लूसेंट सामान्य ज्ञान में जियोग्राफी को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, लूसेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, यानी कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं वो लूसेंट ज़रूर पढ़ते हैं। लूसेंट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जीके की काफ़ी अच्छी दी हुई है, इसलिए सभी लोग फैक्ट के रूप में उसे पढ़ते हैं। बट फैक्ट्स को रटना पड़ता है, यानी कि समझ नहीं पाते हैं यदि आप लूसेंट पढ़ते हैं तो। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूंगा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोग उसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान में जियोग्राफी के पार्ट 1 की, यानी कि आज पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास भूगोल में हम जियोग्राफी से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम भूगोल के जनक या भूगोल से रिलेटेड जो इन्वेंशन हैं, जो खोजें हैं, उनके जनक फादर कौन रहे। इसके अलावा हम ब्रह्मांड की भी बात करेंगे। छोटा सा पार्ट है आपका, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। कुछ लोगों का पुराने जो वीडियोस पर कहना था कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, तो जितनी भी जो फैक्ट्स हैं, जितने इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट लाइन दी हुई होती हैं, जिनमें समझने जैसा कुछ नहीं है, तो उनसे जुड़े जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसके आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट जियोग्राफी में। लूसेंट जियोग्राफी की परिभाषाएँ, भूगोल के जनक और ब्रह्मांड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें भूगोल के नामकरण। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। इस पॉइंट का मतलब है कि भूगोल सर्वप्रथम जो आज हम एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ते हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको एक व्यवस्थित रूप देना, एक व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता देने का काम जो किया है वह सर्वप्रथम यूनान के निवासियों ने, यानी कि ग्रीस के लोगों ने किया है। ग्रीस के जो निवासी थे उन्होंने भूगोल को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना प्रारंभ किया। हिकेटियस एक यूनानी साइंटिस्ट थे। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। दोस्तों, ये पॉइंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। इसमें हिकेटियस जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। हिकेटियस ने कौन सी बुक लिखी? जस पीरियोडस। इसका हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन में इन्होंने सर्वप्रथम जो भौगोलिक तत्व हैं, जो भौगोलिक इन्फॉर्मेशन इनको नॉलेज हुई, वो उन्होंने इसमें क्रमबद्ध रूप से लिखा और उनका समावेश किया। दोस्तों, भूगोल अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता 19वीं शताब्दी में दी गई, यानी कि जो भूगोल आज हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन करने वाली जो मान्यता है कि अब भूगोल भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, तो 19वीं सदी में भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ाने की मान्यता जो है वो प्राप्त हुई, यानी कि विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में भूगोल को पढ़ाया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। दोस्तों,
इस पॉइंट की यदि आप बात करें तो जो 20th सेंचुरी आई, 20वीं शताब्दी आई, भूगोल जो एक सब्जेक्ट के रूप में जब पढ़ाया जाने लगा तो उसमें भूगोल में कौन कौन सी दो फैक्ट्स आ रहे थे। एक मनुष्य यानी कि जो इंसान है और उसका पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है, इनके पारस्परिक संबंध को भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं भूगोल के जनक, क्योंकि हिकेटियस की जो बुक थी जस पीरियोडस, उन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक अध्ययन इसमें किए थे, इसलिए भूगोल के जनक कहा जाता है किसको, हिकेटियस को। दोस्तों भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को, क्योंकि इनकी जो बुक थी जस पीरियोडस, इन्होंने सर्वप्रथम उसमें इसका अध्ययन किया था। इसके अलावा वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, ये पॉइंट आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। भूगोल के जनक और वर्तमान भूगोल के जनक, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस हैं और जो वर्तमान भूगोल है उसके जनक मॉडर्न जियोग्राफी जिसे हम बोलते हैं अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित, यहाँ पे एक और पॉइंट है, व्यवस्थित भूगोल का जनक, ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसके बाद जियोग्राफी का शब्द का प्रथम बार जो प्रस्तावक थे यानी कि सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जिसने किया था वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इनकी जो बुक थी वो उसका नाम भी था जियोग्राफिका से ही जियोग्राफी और उसके बाद भूगोल शब्द आया, इसलिए भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था स्टूडेंट, जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। देखिए दोस्तों, जो भी फैक्ट्स आपको डाउट लगता है, कुछ अलग आपने पढ़े हुए हैं, वो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो केवल और केवल लूसेंट में जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों भूगोल का जनक, यहाँ पे भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियम को कहा जाता है। संस्कृत भूगोल का जनक कार्ल ओ सॉवर को माना जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स एवं अनेक्सिमिंडर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स एवं अनेक्सिमिंडर। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो फैक्ट्स हैं लूसेंट में काफ़ी सारे दिए होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताते जाऊँगा कि ये आपको पढ़ना है, यानी कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है पर ये फैक्ट्स आपके इधर उधर ना हो, आपको ये पढ़ के रखना है। तो विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन वेहम ने किया था। विश्व मानचित्र का निर्माण जो किया था अनेक्सिमेंडर ने किया था। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा भूगोल का जनक हम पढ़ चुके हैं, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन था। भौगोलिक विश्वकोश यानी कि जो डिक्शनरी होती है जिसमें जियोग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं वो स्ट्रैबो ने उनकी रचना की थी। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जब 20वीं शताब्दी में भूगोल को पढ़ा गया तो वो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों के रूप में पढ़ा गया। उस समय इसकी दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। कौन कौन सी, एक थी संभववाद और एक थी निश्चयवाद। आप इन दोनों शब्दों से भी समझ रहे होंगे कि संभववाद यानी कि पॉसिबिलिटी और निश्चयवाद का मतलब क्या होता है, जो निश्चित है वो। ठीक है, यहाँ पे संभावना का कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों संभववाद में क्या दिया हुआ है वो हम सबसे पहले देखेंगे। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी कि संभववाद की जो विचारधारा है उसके अनुसार जो मनुष्य है वो पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, जो कि हम देख भी सकते हैं। जैसे कि प्रकृति के द्वारा दिए गए पानी हैं, दिया गया वृक्ष हैं या जो हवा है, उनका प्रयोग व्यक्ति जो है, मनुष्य है, अपने अनुसार कर रहा है। चाहे जानवर हों, उनका उपयोग वो अपने फ़ायदे के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता
वाइडल, डीला और ब्लास एवं फेब्रे थे। वाइडल, डीला, ब्लास और फेब्रे ने इस विचारधारा का पुरजोर समर्थन किया। दूसरी विचारधारा है निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या दिया हुआ है? इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो भी मनुष्य काम कर रहा है वो पर्यावरण निर्धारित कर चुका है, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। यानी कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कुछ स्वतंत्र रूप से परिवर्तन नहीं कर सकता। इस विचारधारा के प्रमुख जो समर्थक हैं वो रिटर, रेडजेल, एलन सैम्पल और हंटिंगटन हैं। दोस्तों ये दो संभववाद और निश्चयवाद जो डेफिनेशन है उस समय प्रचलित थी 20वीं सदी में जब जियोग्राफी को पढ़ाना प्रारंभ हुआ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये फैक्ट्स, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन चीज़ों को याद रखें। दोस्तों इसके अलावा कुछ भौगोलिक परिभाषाएं। भौगोलिक परिभाषाएं भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं क्योंकि ये आती नहीं हैं, फिर भी इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि भूगोल में किस परिभाषा को किसने दिया या भूगोल किस तरीके का एक विषय है। सर्वप्रथम स्ट्रैबो की परिभाषा की यदि हम बात करें तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो। यानी कि जो कुछ भी व्यक्ति देख रहा है उन सभी का नॉलेज लेना ही क्या है? भूगोल है। और ये डेफिनेशन जो दी थी वो स्ट्रैबो ने दी थी। देन इसके बाद दूसरी डेफिनेशन कैलेडियस यानी कि टॉलमी की है। टॉलमी ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभायमान विज्ञान है। भूगोल क्या है? पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभायमान विज्ञान, यानी कि एक ऐसा साइंस जिसमें हम पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देख रहे हों, ठीक है, या उसका आभास कर रहे हों। देन जो थर्ड डेफिनेशन है कार्ल रिटर के द्वारा दी गई थी। कार्ल रिटर के द्वारा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर ने पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देकर और उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया, ठीक है, यही उनकी एक डेफिनेशन थी। इसके अलावा आर्थर होम्स के द्वारा कहा गया था कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव रहता है। ये डेफिनेशन दी थी आर्थर होम्स ने। तो दोस्तों ये विभिन्न डेफिनेशन थी भूगोल से रिलेटेड। भूगोल के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अगला इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जो लूसेंट द्वारा दिया गया है, ब्रह्मांड। सर्वप्रथम हम देखेंगे ब्रह्मांड की डेफिनेशन, ठीक है। ब्रह्मांड है क्या? आसानी से आप समझेंगे कि अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। स्टूडेंट देखिए इस पॉइंट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो भी लिक्विड फॉर्म में जो कुछ भी अर्थ पर प्रेजेंट में है उसे हम बोलते हैं द्रव। कुछ भी फॉर्म में, लिक्विड ही नहीं, जो भी फॉर्म में है, और जितनी भी एनर्जी पृथ्वी पर है उन सभी को, पृथ्वी पर ही नहीं ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उन सभी को मिलाकर हम उसे कहेंगे ब्रह्मांड। देखिए अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। जो कुछ भी प्रेजेंट में इस संसार में है उन सभी को मिला दिया जाए तो उसी को कहेंगे ब्रह्मांड। उसमें आपकी सारी चीज़ें आ सकती हैं, आपके कपड़े आप आ सकते हैं, आपका पालतू जानवर आ सकता है, आपका घर आ सकता है, आपका शहर आ सकता है, धूल, मिट्टी, हवा, तारे, सितारे, सन, जो भी है सब कुछ इसमें आ सकता है, उसी को हम कहते हैं ब्रह्मांड। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, यानी कि छोटे छोटे कण जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो भी, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगा, यानी कि जो भी गैलेक्सियां हैं, आप पढ़ेंगे कि 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सियां हैं, तो उन सभी के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो इसके लिए अलग अलग उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्टूडेंट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए हुए हैं। इन सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। दोस्तों, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ये सर्वमान्य एक सिद्धांत है जिसके अनुसार हम व्याख्या कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं और कौन कौन से जो हैं वो जो संकल्पनाएं हैं, जो थ्योरीज़ हैं, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए दी गई हैं। सर्वप्रथम महाविस्फोटक सिद्धांत, इसको एब्जॉर्ज लेमंतियर ने प्रोड्यूस किया था, यानी कि दिया था। इसके अलावा जो सेकंड है साम्य अवस्था का सिद्धांत, यानी कि सतत सृष्टि सिद्धांत, या फिर इसे स्थिर अवस्था या स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने की थी। इसके अलावा जो अगला सिद्धांत है उसे दोलन का सिद्धांत कहा जाता है। दोलन का सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसको डॉक्टर एलन संडेजा द्वारा दिया गया था। चौथा सिद्धांत है स्फीति का सिद्धांत, यानी कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति का सिद्धांत, जिसे एलन गुथ द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप यहाँ पर सिद्धांत ना पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल उनकी जो थ्योरी दी हुई थी वो किसने दी हुई थी, ये नाम याद रख सकते हैं। सबसे प्रमुख जो सिद्धांत माना जाता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी, यानी कि जिसे एब्जॉर्ज लेमंतियर द्वारा दिया गया था। यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए, पहले ही दिया हुआ है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत इसे माना जाता है। इसकी मान्यता के हम आगे फैक्ट्स भी पढ़ेंगे कि क्यों इसे सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कहा जाता है। क्या इस बारे में कुछ हमें जो है सबूत मिले हुए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यही सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, या फिर इसी से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। चलिए, बात हम वो आगे करेंगे। सबसे पहले इसकी पूरी व्याख्या समझते हैं। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी एब्जॉर्ज लेमंतियर द्वारा किया गया था। बाद में रॉबर्ट बेगनर ने इस सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या की थी। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ, समझना बड़ा फैक्ट है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है, यानी कि आज जो ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वो अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। इस फैक्ट को समझिए कि अति छोटे गोलक, यानी कि एक अति सूक्ष्म गोलाकण और एक ही, देखिए, एकाकी परमाणु, एक ही परमाणु, ऐसा नहीं है कई सारे, एक इतना छोटा, जितना छोटा आप समझ सकते हो, यानी कि इतना जो पॉइंट आपको दिख रहा है उतना छोटा, एक जितना छोटा से छोटा गोला पॉइंट आप लगा सकते हैं, वो अति छोटे गोलक परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था। यानी कि देखिए, जब छोटा रहेगा तो आयतन बहुत छोटा रहेगा, बहुत कम रहेगा, आयतन मतलब बहुत कम जगह घेरेगा, एवं इसका तापमान और घनत्व अनंत था। आयतन तो छोटा था पर इसका डेंसिटी अलग बहुत ज़्यादा थी, और इसका घनत्व और उसका जो तापमान है वो बहुत अधिक था। अब क्या हुआ, इसमें डेंसिटी और तापमान अधिक होने के कारण एक बार इसमें बहुत ज़्यादा तीव्र विस्फोट हुआ। वही आगे दी हुई है दूसरे पॉइंट में कि अत्यधिक संकेंद्र के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट यानी कि ब्रह्मांडीय विस्फोट या फिर बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य जो आज पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वह निर्मित हुए। इसके अलावा या इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। ये देखिए, यानी कि एक जो छोटा पिंड था वो फूटा तो छोटे छोटे कई सारे अरबों टुकड़े हो गए और वो ब्रह्मांड में फैलते गए। आप समझ रहे होंगे किनकी मैं बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे टुकड़े जो ब्रह्मांड में इधर उधर फैलते गए, उन्हीं से ब्रह्मांड की रचना हुई है। देखिए, आगे दिया हुआ है, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक सिद्धांत की घटना आज से 13 अरब वर्ष पहले हुई। 13.7 अरब वर्ष पहले। ये पॉइंट याद रखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब पश्चात
महाविस्फोट के 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों यानी कि कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है, यानी कि जो टूटने के बाद जो कण फैले वो आज भी कण फैल रहे हैं। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच की बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है, यानी कि ये जो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, कण फैल रहे हैं, ये इसलिए और मान्य हो जाता है कि जो हाल ही की खोजों में पता चला है कि जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वो अभी भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ठीक है। नासा ने 2001 में मैप यानी कि माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब नामक एक अनुसंधान के द्वारा इसकी पुष्टि की कि आकाश गंगाओं की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आगे हम बात करें ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय रहा। एडविन हबल एक खगोलीय साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में और भी अच्छे साक्ष्य दिए हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चला। अंतरिक्ष में रेडिसिफ्ट परिघटना का अवलोकन किया गया तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। यानी कि जो सुपरनोवा एक प्रकार का तारा है वो उसमें विस्फोट हो जाता है। ऐसे सुपरनोवा हैं जो टूट जाते हैं, उनसे भी उनमें विस्तार हो रहा है। वो परिघटना भी ब्रह्मांड की यही थ्योरी को प्रतिपादित करते हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन नोट करके इसमें दी गई है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नासा द्वारा 30 जून 2008 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, जो हमने पढ़ा था माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब मैप, का शुभारंभ किया गया था। मैप एक खोजी उपग्रह था। इससे प्राप्त चित्रों के अनुसार बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की मृत्यु के पश्चात 2002 में उनका निधन हो गया था। उनके सम्मान में मैप का नाम बदलकर 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप कर दिया गया, यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब। ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये ध्यान रखना, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जिसे सर्न कहा जाता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में एक शोध हुआ जिसमें पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैडन कोलाइजर LCH नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। पहले ये प्रयोग 2008 में किया गया था, जो कि असफल रहा था। इसके बाद यह प्रयोग सफल रहा 2013 में। इसमें हुआ क्या, प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया, यानी कि यहाँ पर वो कण सृजन कर रहे थे जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसको प्रकट करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो प्रोटॉन बीम थे उनको एक प्रकाश की गति से तीव्र गति पर ही एक दूसरे से टकराया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयोग किया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाले हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के राज छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है। सर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि साइंटिस्टों को मिली। इसमें एक नोट और दिया हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, आप जानते ही होंगे हिग्स बोसॉन के बारे में। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स थे। 1964 में इन्होंने कॉस्मोलॉजी को समझने हेतु गॉड पार्टिकल की एक अवधारणा पेश की थी, और ये जो अवधारणा थी वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, यानी कि उनकी बोसॉन जो थ्योरी थी उस पर आधारित थी। उसी पर उन्होंने एक गॉड पार्टिकल नामक एक कण बताया था और कहा था इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है।
आगे ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष माना जाता है। प्रकाश वर्ष के बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर की डिस्टेंस जो होती है वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, यानी कि जो गैलेक्सियाँ हैं उनकी संख्या 100 अरब है। और प्रत्येक मंदाकिनी में जो तारे होते हैं, एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं और ऐसी 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, यानी कि असंख्य तारों की संख्या है। तो नेक्स्ट मंदाकिनी के बारे में अगर हम बात करें, मंदाकिनी होती क्या है? मंदाकिनी यानी कि जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, जिनकी संख्या संपूर्ण ब्रह्मांड में 100 अरब है। तो तारों का समूह होती है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा आसमान में दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में एक गैसपुंज था, मंदाकिनी कहलाता है, ठीक है। तो गैलेक्सी या मंदाकिनी किसे कहते हैं? तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है और जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। दोस्तों, मंदाकिनी में बात करें, हमारी पृथ्वी जिस मंदाकिनी का हिस्सा है उसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारी जो आकाशगंगा है उसका अभी तक जो हमें आकार मालूम पड़ा है वो सर्पिलाकार है, यानी कि स्पाइरल आकृति की है, इस तरीके से, जिसका 80% भाग स्पाइरल है। इस मंदाकिनी की खोज सर्वप्रथम गैलीलियो द्वारा की गई थी, यानी कि हमारी आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो द्वारा। गैलीलियो द गैलीली आप जानते हैं, एक टेलीस्कोप का जिन्होंने आविष्कार किया था, उनके द्वारा की गई थी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? हमारी जो आकाशगंगा मतलब यहाँ पे मिल्की वे की बात करेंगे, हम मंदाकिनियों की बात नहीं करेंगे। आकाशगंगा मतलब हमारी जो मंदाकिनी है उसको आकाशगंगा कहा जाता है, जिसकी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा है। वर्तमान में सबसे नवीनतम खोजी गई गैलेक्सी कौन सी है? तो वो ड्वार्फ गैलेक्सी है, यानी कि ड्वार्फ मंदाकिनी है, जो वर्तमान में सबसे नवीनतम खोजी गई है। इसके अलावा ओरियन नेबुला क्या है? दोस्तों, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। ओरियन नेबुला क्या है? तो हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक शीतल और चमकीले तारों का समूह क्या है? ओरियन नेबुला। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिकी का अध्ययन हम ब्रह्मांड को कंप्लीट रूप से आगे हम देखेंगे, ये उन्होंने दिया गया है। इसमें सर्वप्रथम हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल दूसरा पार्ट है। देखिए, ब्रह्मांड के बाद गैलेक्सियाँ आती हैं और उन गैलेक्सियों में एक गैलेक्सी हमारी है हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे या फिर आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। उसी दुग्ध मेखला में एक जो तारा है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो सभी ग्रह मिलकर, जो 8 ग्रह हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल। तो अगले चैप्टर में हम सौरमंडल को डिस्कस करेंगे और सारे ग्रह तथा उनके जो फैक्ट हैं, उनके अंदर की जो स्पेशलिटी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है और आप आगे वीडियो चाहते हैं, इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, अपने स्टेटस पे शेयर करिए, व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक और बात, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।